नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 10 के अध्याय 1 का प्रश्नावली 1 का ए है। प्रश्न संख्या हमारा 4 है। 3 तक के प्रश्नों को हमने अपने पिछले कक्षा में ही किया था। आज हमारा प्रश्न 4 है। तो आइए देखते हैं प्रश्न 4 में क्या है। प्रश्न है कि दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होता है जहां q एक पूर्णांक है। कह रहा है कि कोई भी विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में हो सकता है या नहीं हो सकता है। पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि विषम संख्या क्या होता है, विषम किसको कहेंगे और सम किसको कहेंगे। ये हम पहले ही सीख चुके हैं कि सम किसको कहते हैं और विषम किसको कहते हैं। तो विषम संख्या क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब देखिए, इसको भी हम जान सकते हैं कि ये विषम है कि नहीं है। इसको जानने के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर q का मान हम कुछ भी रख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, अगर q का मान लेते हैं, q बराबर हमारा 1 है। तो अब देखिए, ये कह रहा है कि ये विषम संख्या है। ये सवाल कह रहा है कि ये विषम संख्या है, लेकिन कहता है क्या विषम संख्या को इस रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, यही दिखाना है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 4 और q को 1 माने हैं तो 1 दे दीजिए, और +1 है, +1 लिख दिए। 4 1 जा 4 + 1 = 5। एक विषम संख्या है, इसका मतलब यह विषम संख्या है, लेकिन यह विषम संख्या का एक दूसरा रूप में दिया गया है। उसी तरह 4q + 3 है, इसमें भी q का अगर मान आप पुट कर देते हैं 1 + 3 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4 + 3 7। ये भी एक विषम संख्या है। तो ये विषम संख्या है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन इसको दिखाने के लिए हम जिस फार्मूले को लेंगे वो फार्मूला क्या होगा हमारा? वो होगा a = bq + r, जहां 0 स्मॉलर देन r और r स्मॉलर देन b। देखिए, अब क्या है कि इसमें कह रहा है कि b से छोटा क्या होना चाहिए? r होना चाहिए, और r क्या होगा? 0 से हमेशा बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। या इस चिन्ह के नीचे एक ऐसा चिन्ह लगा रहता है। इसका मतलब क्या होता है कि या तो r 0 हो सकता है, 0 r हो सकता है, या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता है। और 0 से छोटा जब भी कुछ होगा तो वो फिर माइनस में चला जाएगा, और शेषफल कभी माइनस में नहीं आएगा। तो b से छोटा होना चाहिए r, और r क्या होगा? 0 से हमेशा बड़ा रहेगा। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक संख्या ले लेते हैं। संख्या क्या है हमारे पास? 15। 15 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो कितने बार में लगेगा? 4 से भाग देंगे तो 3 बार में लगेगा, क्योंकि 4 बार में अगर लगाएंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 तो 15 से बड़ा है, तो इसलिए वो वहाँ खाएगा नहीं। इसलिए हम लोग यहाँ क्या लेते हैं? 12। 15 में 12 घटाएंगे तो यहाँ बच गया 3, ये कट गया। ये जो निकला ये क्या है? ये हमारा शेषफल है। ये शेषफल है, ये हमारा भागफल है, ये हमारा भाजक है, ये हमारा भाज्य है। उसी तरह इसी को जब हम यहां लेके आते हैं तो a हमारा क्या है? भाज्य है। b हमारा क्या है? भाजक है। q हमारा क्या है? q ये है, q गुना होता है इसके साथ, तो q हमारा क्या है? भागफल है। और r हमारा क्या है? शेष है, शेषफल है। r ही हमारा शेषफल है। तो यहाँ 3 जो निकला है ये क्या है? r है। अगर ये 3 ना होके 4 होता, अगर ये 3 ना होके 4 होता तो हम क्या करते? भाग को फिर से आगे बढ़ाते, लेकिन ये 4 नहीं है, ये 3 है, मतलब इस 4 से छोटा है। भाजक से शेषफल हमेशा छोटा होता है, चाहे कोई भी कंडीशन में आएंगे। अगर यहाँ कुछ इससे बड़ा आ जाएगा तो भाग फिर से आगे बढ़ा देंगे हम। 0 आ सकता है, यहाँ लिखे हैं कि r 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से बड़ा कभी r नहीं हो सकता है, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता है। तो इसलिए r यहाँ क्या आया हमारा? 3 आ गया है r। तो इस 4 से 3 छोटा है। हमेशा क्या होगा? r हमारा क्या होगा? b से हमेशा
छोटा ही होगा, बी से बड़ा नहीं होगा। अब ए को प्राप्त करने के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि बी आखिर क्या है, बी हमको कहाँ से मिलेगा। तो देखिए जैसे हमको बी मिलेगा वैसे हमको आर मिल जाएगा। जब तक हमारे पास बी नहीं है तब तक हमारे पास आर नहीं आ सकता है, इसलिए पहले हम लोग बी को खोजेंगे। हमको जैसे पता रहेगा तो आर का पता हमको चल जाएगा। तो आइए अब बी का मान पहले रख के देखते हैं। है बी वही है, सवाल को देखेंगे तो इसी में मिल जाए। यहाँ क्या है 4q दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि q के साथ जो भी है वो क्या है b है। तो यहाँ q के साथ कौन है 4 है, यहाँ q के साथ कौन है 4 है। तो हम मान सकते हैं कि b बराबर हमारा क्या है 4 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना कि माना b इक्वल टू 4। क्यों है, इसलिए क्योंकि q के साथ 4 ही है, इसलिए b हमारा क्या है 4 है, क्योंकि b हमेशा q के साथ ही आता है और यहाँ q के साथ 4 दिया हुआ है, इसलिए b हमारा क्या हो गया 4 हो गया। अगर b हमारा 4 हो गया तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं इसको a बराबर 4q प्लस r। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हमारा कैसे बना, देखिए इस मान पे हम b के मान को रख दिए। b के मान को जैसे b के जगह पे रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 4q प्लस r। अब 4q तो हमको मिल गया, तो r कैसे मिलेगा इसको जानना है। तो देखिए इस चीज को देखते हैं। यहाँ क्या है कि r हमेशा क्या होता है b से छोटा होता है और b हमारे पास क्या है 4 है। r या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, जो भी होगा, लेकिन 4 से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 हमारा भाजक है और भाजक से शेषफल कभी बड़ा नहीं होता है। इसलिए हमारा r क्या हो जाएगा, r हमारे पास हो जाएगा r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 हमारा क्या है भाजक है और भाजक शेषफल के बराबर कभी नहीं हो सकता है। अगर भाजक हमारा 4 है तो शेषफल भाजक के बराबर नहीं होता है, भाजक से हमेशा क्या होगा छोटा होगा। ये इस कंडीशन से ये यहाँ कह रहा है कि हमेशा भाजक क्या होगा शेषफल से बड़ा होगा, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा। तो 4 से छोटा जो है उसी को हम ले सकते हैं। अब देखिए हमारे पास जितना r का मान होगा उतना ही हमारा a का मान निकलेगा। तो आइए समीकरण 1 में क्या करते हैं, r का पहला मान रखते हैं। r का पहला मान क्या है 0 है। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में r का मान रखने पर, r का मान जैसे रखेंगे तो क्या हो जाएगा a बराबर 4q प्लस r। ये समीकरण 1 है हमारा, देख लीजिए यहाँ समीकरण 1 है हमारा, ये समीकरण 1 है हमारा और इसमें हम क्या रखे हैं r का मान रखेंगे और r का मान क्या लेंगे, इस बार हम लोग 0 लेंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, a बराबर हो जाएगा 4q प्लस 0। तो a बराबर लिख सकते हैं 4q, 0 से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इस 4q में अगर 2 से भाग देंगे तो क्या हुआ कट जाएगा, 2 से भाग दे देते हैं, कट जाता है 2 बार में। तो यहाँ क्या हो जाता है 2q, a का मान निकल गया 2q। तो 2 से 4q में पूरा भाग लग जाता है और वो उसको कटा देता है। और हम लोग जानते हैं कि जिस संख्या में 2 से पूर्णतः भाग लग जाता है वह क्या होता है एक सम संख्या होता है, और जिस संख्या में 2 से पूर्णतः भाग नहीं लगता है वह एक विषम संख्या होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 4q 2 से विभाजित है, हो जाता है, अतः 4q एक
सम धन पूर्णांक सम धनात्मक पूर्णांक है। ये r का मान क्या लिए थे, यहाँ हम 0 लिए थे, तो आया था हमारा क्या 4q, जो कि एक सम धनात्मक पूर्णांक है। अब r का दूसरा मान जैसे हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस बार हम लोग r का दूसरा मान लेते हैं ये 1। इस बार क्या है, r बराबर 1 लेंगे, तो फिर से समीकरण 1 में r का मान रखेंगे, तो a बराबर होगा 4q प्लस b। तो a बराबर हो जाएगा 4q और प्लस 4q प्लस r क्या है हमारा 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 1। तो a बराबर निकल गया हमारा क्या, a बराबर हो गया हमारा 4q प्लस 1। इसमें अगर 2 से भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा हमारा, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो जब 2 से ये पूर्णतः विभाजित नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको कि 4q प्लस 1 2 से विभाजित नहीं है, अतः 4q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। देखिए ये 4q प्लस 1 सवाल में भी दिया हुआ था कि 4q प्लस 1 विषम पूर्णांक का एक रूप है, तो यहाँ साबित भी हो गया कि 4q प्लस 1 में 2 से भाग नहीं लगता है, वह 2 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए 4q प्लस 1 एक क्या है, विषम पूर्णांक का ही रूप है। तो एक तो हो गया। अब देखिए r का 2 मान अभी भी हमारे पास बचा हुआ है, 2 और 3। तो r का अगला मान रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला जो निकला था ये हुआ था हमारा स्टेप 1, ये हमारा हो गया स्टेप 2 और तीसरा होगा स्टेप 3। इसमें r का मान क्या हो जाएगा, r बराबर 2 हो जाएगा। तो अब रखेंगे a बराबर 4q प्लस r, तो a बराबर क्या हो जाएगा 4q प्लस 2। अब देखिए इसमें अगर 2, इसमें 4 है और यहाँ 2 है, तो कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकल सकता है, और कॉमन निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा 2q प्लस 1। अब इस 2 में अगर 2 से भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, और ये जब कट जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये एक सम पूर्णांक नहीं है, ये एक सम पूर्णांक है। इसलिए है क्योंकि इसमें 2 से जब भाग देते हैं तो वो इसको पूर्ण रूपेण कटा देता है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 4q प्लस 2 2 से विभाजित है, अतः 4q प्लस 2 एक सम एक धनात्मक सम पूर्णांक है। अब देखिए हमारे पास क्या बचा है, r का, ये हमारा स्टेप 1 था, स्टेप 2 यहाँ हुआ, और ये स्टेप 3 हो गया, और एक और r का मान बचा हुआ है 3। अब इसको स्टेप 4 में करना पड़ेगा, इसके लिए हम इसको इरेज करेंगे।
ये लास्ट है, इसमें r का मान क्या है हमारा 3 है, तो लिख सकते हैं हम लोग a बराबर 4q प्लस r। तो यहाँ लिखेंगे 4q प्लस r के जगह पे 3 लिख देंगे, तो a बराबर क्या हो गया 4q प्लस 3। अब देखिए इस 4 में तो 2 से भाग लग जाएगा, लेकिन इस 3 में 2 से भाग नहीं लगेगा। जब इस 3 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो इसका मतलब क्या है, यह भी एक ऋणात्मक, इस 3 में जब 2 से भाग नहीं लगेगा तो इसका मतलब क्या है, यह भी एक विषम पूर्णांक ही है, यह समपूर्णांक नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि 4q प्लस 3 2 से विभाजित नहीं है, अतः 4q प्लस 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। देखिए सवाल में भी पूछ रहा था कि क्या 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 एक विषम पूर्णांक का रूप है। तो देखिए एक जगह यहाँ साबित हुआ है कि 4q प्लस 1 2 से विभाजित नहीं होता, इसलिए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। उसी तरह से 4q प्लस 3 भी 2 से पूर्ण रूपेण विभाजित नहीं होता है, इसलिए ये भी क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। इस तरह से ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरह से समझे होंगे। इस तरह के और भी मैथ्स को पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।